हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही सारा पैराग्राफ पढ़ के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिर एक टर्म दी गई है, उसको बोलते हैं मैटर्स। सराउंडिंग हो गया आसपास, और जो आसपास जितना भी चीज़ें हैं, लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर रीड करते हैं, फिर हम समझेंगे। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material, which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In the other words, they have both mass and volume. इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया गया है कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, साइंटिस्ट ने उसको मैटर कहा है, मैटर बोला है। जो भी एयर, जैसे हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, तो वो एयर भी क्या है? मैटर है। जो खाना हम खाते हैं वो भी मैटर है। जो पत्थर हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, रेत के पार्टिकल्स हैं, ये सब की सब चीज़ें क्या है? मैटर है। तो जो मैटर है, जितनी भी अपने आसपास चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज मैटर। जहाँ भी आप देखोगे, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब कुछ क्या है? मैटर है। तो हमने इस चीज़ से क्या बता लग रहा है कि जो मैटर है, डैट ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास है। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास दोनों चीज़ होनी चाहिए, मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वॉल्यूम है, हम उसको मैटर कहेंगे। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything, living or non living thing, was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. पहले के टाइम पे क्या था कि ह्यूमन बींग्स ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे पहले, उन्होंने बोला कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो फाइव बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी हैं, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्व कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। इनके हिसाब से जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थी, वो इन्हीं पांच बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी थी। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड टू द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और उन्होंने, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी यही क्लासिफिकेशन दिया था मैटर का। Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapters. आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो टाइप का क्लासिफिकेशन दिया है मैटर का, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, एक केमिकल नेचर के बेस पे। इस चैप्टर के अंदर हम बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं मैटर की। इसमें फर्स्ट आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। इन्होंने पहली बात ये बोली है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। For a long time, two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? बहुत लंबे टाइम से ना
मतलब दो विचार चल रहे थे मैटर को लेके। एक स्कूल ऑफ थॉट ये सोचता था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक है, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, तो वैसे ही जो मैटर है वो कंटिन्यूस ब्लॉक है। और दूसरा थॉट ये सोचता था कि जो मैटर है वो क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, जैसे रेत है, रेत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, ऐसे ही वो सोचते थे कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना है। तो हम इस चीज़ को जानने के लिए कि मैटर पार्टिकल से बना है या नहीं, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है कि एक बीकर में पानी लेना है, 100 ml कितना भी ले लो, हाफ बीकर में पानी लेना है। उसके बाद आपको उसके अंदर कुछ स्पून मतलब 1 स्पून भर के सॉल्ट या फिर नमक डालना है, ठीक है। फिर उसको ग्लास रॉड से स्टर करना है, उसे घोलना है पूरा का पूरा। तो घोलने के बाद उसे छोड़ देना, फिर आप ऑब्जर्व करना कि जो वाटर लेवल है उसमें कोई चेंज आया है। वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, तुम्हें क्या लगता है कि नमक के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ चला गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar? How has now spread throughout water? ठीक है। इसमें मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करा, जिसमें मैं बोला गया है, तो इसमें मतलब हम लोग ये वाला आइडिया ले रहे हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। जो हमने चम्मच भर के चीनी या शुगर जो भी हमने डाला था, वो क्या करता है, वो ना मतलब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, उनके अंदर जो जगह होती है, जब जैसे हमने घोला, हमने इसको मिलाया, तो वो जो भी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था उसके अंदर जाके सॉल्ट और शुगर जो भी हमने डाला था वो इसके अंदर जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो जो वाटर का लेवल है वो भी इंक्रीज़ नहीं होता, और जो सॉल्ट हमने या फिर शुगर हमने डाला था वो भी ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो मैटर है इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं। तो इसको भी समझाने के लिए इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है। ये एक्टिविटी वैसे घर पे नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, ये लैब में ही प्रेजेंट होता है, लैब में ही अवेलेबल है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके 2 या 3 क्रिस्टल्स लेने हैं और 100 ml ऑफ वाटर लेना है। तो जो हमने मतलब 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको फिर 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद उस बीकर में से, जैसे आपने ये बीकर लिया, ये वाटर लिया, उसके अंदर आपने मतलब 2-3 क्रिस्टल डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के, ये पिंक कलर का हो गया। फिर इसमें से ही 10 ml निकाल लो, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में। फिर दोबारा से 100 ml के अंदर ऐड कर दो। फिर दोबारा से इसके अंदर से 10 ml निकाल लो, फिर दूसरे बीकर में ऐड कर दो। फिर 10 ml निकाल लो, फिर दूसरे बीकर में ऐड कर लो। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जितने भी बीकर हमने लिए हैं सबके सब पानी जो है, सारा का सारा पानी है, वो पिंक कलर का हो गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रिस्टल हमने लिया था ना पोटेशियम परमैंगनेट का, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो अभी भी पानी को पिंक किए जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यही समझ पाते हैं कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक क्रिस्टल से, जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल था, उसके अंदर बहुत सारे मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। जब भी तो ये पानी पिंक पे पिंक हुए जा रहा है, मतलब ऐसा ही नहीं कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर मिल रहा है, पिंक ही होता जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। The same activity can be done using the 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. अब ये सेम एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। जो डिटोल आता है ना, हैंड वॉश जो डिटोल होता है, उसमें भी आप मतलब 2 ml डिटोल लो और उसके मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की जगह उसको भी 100 ml पानी में डिजोल्व करो। फिर उसमें से 10 ml लो, फिर दूसरे पानी में उसको डाल दो, फिर डिजोल्व करो। तो आप ये देखोगे कि जो उसकी जो स्मेल है वो गायब नहीं हो रही है, वो अभी भी मेंटेन है, मतलब वो स्मेल चलती जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है इतने, अब जो हमने यहाँ से और वहाँ तक पढ़ा है, इसके अंदर अब आपको एक मैटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये मैटर की डेफिनेशन है। एग्जाम्स में मैम पूछेगी तो यही लिख देना, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस
कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और कोई स्पेस हो, मतलब या वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कहते हैं. दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वो पार्टिकल्स की बनी होती हैं और ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है. वी कैन आइदर सी, टच, टेस्ट और फील दैम. हम उन्हें देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. जैसे चेयर, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल्स, नाइट्रोजन, एयर. मतलब ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैटर है. लेकिन लाइट, साउंड, शेडो, पेन, हैप्पीनेस डज नॉट बिलोंग टू मैटर. इनमें से ऐसे कोई, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये मैटर नहीं होती हैं. ठीक है. तो ये जो हमने जितना पढ़ा पैराग्राफ, उसमें बस यही हमें कंक्लूड करना है कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, वो ये है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है. इसमें पहला बोला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. ठीक है. जैसे ये पार्टिकल्स आपस में हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेस है. ये भी यहाँ पे, तो ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया. तो इसी के ऊपर कुछ बोला गया है. इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 जो हमने अभी ऊपर एक्टिविटी करी, ये वाली और ये वाली, तो इसमें इन्होंने बोला है कि वी सॉ डैट, हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. हमने देखा कि जो भी हमने इसके अंदर डाला, शुगर डाला, सॉल्ट डाला, डिटॉल डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, वो इवनली बिल्कुल घुल गया है पानी के अंदर. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी जब हम बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर. जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो ये भी इजीली डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर जो स्पेस है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे जाके ये सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं. दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. और यही चीज़ दर्शाती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है. ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर दूसरा आता है, दूसरा इन्होंने टॉपिक दिया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. अब इसमें एक और एक्टिविटी फिर से दी है. पुट एन यूनिट पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. How close do you have to go near it is so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting in a distance? Record your observation. इसमें कुछ नहीं करना है. आप अपनी क्लासरूम या फिर कमरे में, अपने घर में जाके कमरे में कोने में एक अगरबत्ती जला देना, तो उसकी जो स्मेल है वो कहाँ तक आपको मतलब स्मेल आएगी वो आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. फिर दूसरी एक्टिविटी है, टेक 2 glasses बीकर्स फिल्ड विद वाटर. 2 ग्लास लेना है या फिर बीकर ले लो, उन्हें पानी से भरना है. पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. फर्स्ट बीकर में आपको कोई भी इंक डालनी है. रेड इंक डाल लो, ब्लू इंक डाल लो, कोई सी भी इंक डाल लो. दूसरे वाले बीकर के अंदर आपको हनी डालना है. ठीक है. लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउसेज और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास. और उनको मतलब टच नहीं करना है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में उनको ऐसे ही छोड़ देना है. और फिर कुछ टाइम बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. जैसे ही आपने इंक ड्रॉप उसमें ऐड करी, आपने क्या ऑब्जर्व करा. एंड जब आपने ड्रॉप ऑफ हनी भी, हनी आपने उसके अंदर डाला, शहद, जब आप एक बूंद शहद आपने डाली, तब आपने क्या ऑब्जर्व करा. हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे उस इंक को फैलने में, पूरे स्प्रेडली, मतलब जो इंक है उसको बिल्कुल अच्छे से पूरे बीकर में फैलने के लिए कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन. अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम. ठीक है. आपको क्या करना है कि मतलब एक ठंडा पानी लेना है एक बीकर में और एक दूसरे बीकर में गर्म पानी लेना है. तो उन दोनों बीकर के अंदर कोई से भी क्रिस्टल डाल लो, या तो कॉपर सल्फेट डाल लो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाल लो. इन दोनों में से कोई से भी क्रिस्टल डाल लो. फिर उसको ना मतलब हिलाना नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में ऐसे ही छोड़ना है. जब तक छोड़ना है जब तक वो क्रिस्टल्स नीचे जाके सेटल डाउन ना हो जाए. फिर आपको व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास. क्या ऑब्जर्व करते हो. एंड व्हाट हैपन्स एज द टाइम पासेस. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आप क्या हो रहा है उसके अंदर. वॉट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. इससे आपको सॉलिड और लिक्विड के बारे में क्या पता चलता है. डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर. क्या मिक्सिंग बदल जाती है टेम्परेचर चेंज होने पे.
क्यों और कैसे, ठीक है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। इन तीनों एक्टिविटीज़ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम इन तीनों एक्टिविटी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जितने भी मैटर हैं उनके पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पार्टिकल्स उतने ज़्यादा मूव करेंगे। सो वी कैन से डैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। तीनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हमने उनके अंदर डाले थे, मिलाए थे, वो अपने ओन मतलब अपने आप ही मिक्स होते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो स्पेस है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ जाके वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब 2 पार्टिकल्स आपस में खुद मिल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। डिफ्यूज़न किसको कहते हैं, जब 2 पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे हमने पानी के अंदर इंक डाली ना, तो हमें मतलब वो टच नहीं करना था, हमें ये कुछ मिलाना नहीं था। जो इंक है वो धीरे 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 डिफ्यूज़ हो जाएगी, पानी में अपने आप ही फैल जाएगी, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। जैसे हमने क्लास के कोने में वो इंसेंस स्टिक जलाया था, तो वो क्लास के कोने में जलाया था लेकिन पूरी क्लास में स्मेल आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो ना मतलब डिफ्यूज़न के प्रोसेस से वो जो हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ कंबाइन हो रहे थे स्मेल के साथ, और वो फिर पूरे रूम में घूम रहे थे, इसीलिए हमें स्मेल आ रही थी पूरे रूम में। ओके, थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें बोला है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक और एक्टिविटी दी है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। इस गेम को खेलना है, ये कोई गेम है, इसमें आपको पीछे से क्रॉस करके हैंड्स को बांधना है। ओके, इसको बोलते हैं मिशमी डांसर्स, कुछ ऐसी बोलते हैं मिशमी डांसर्स, ठीक है। The second group should hold hands to form the human chain. The third group should form by touching each other with their fingertips. The fourth group of the students should run around and try to break the 3 human beings one by them into the। ये अब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इसमें दे रखा है कि मतलब जितना क्लोज जो पार्टिकल्स अगर जितना क्लोज रहेंगे उतना टाइट बॉन्ड रहेगा, उतना पार्टिकल्स ईजी टूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेना है, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है। एक आयरन नेल लोहे की कील लेनी है, एक चौक का टुकड़ा लेना है और रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इनको तोड़ने की कोशिश करो, हैमर से करो, उनको काट दो या फिर स्ट्रेच करो। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स। इन तीनों पार्टिकल्स में से आप ये बताओ कि कौन से ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो पार्टिकल्स है मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा होगा। अब देखो, जो आयरन नील है उसको जब हैमर करा होगा तो बहुत टाइटली उस पर हार्डली हिट हो रहा होगा, और जब चौक पे हिट करोगे तो वो तो एकदम ही टूट जाएगा, और रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे वो भी इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो ये आयरन नेल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना उन्होंने एकदम से मतलब ऐसे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम इतना क्लोज 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 अट्रैक्ट है, ठीक है, तो वो इसीलिए नहीं टूट पा रहा इजीली। अब ये जो हमारा रबर बैंड है इसके लूजली बाउंड होता है, लूजली पैक्ड होता है, तो जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। और जो ये पीस ऑफ चॉक है इसके भी लूजली बाउंड होते हैं, जैसे हमने इस पर हैमर मारा ये इजीली टूट जाता है, ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, कंटेनर में कुछ पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ द वाटर विद योर फिंगर्स, और उस पानी को फिर काटने की कोशिश करनी है अपनी उंगली से। वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, क्या आप काट पा रहे हो पानी को। वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ फोर्स है जो काम कर रहा है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एक काइंड से दूसरे काइंड पे वेरी करता है। अब हमने जो यहाँ से पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने 3 पढ़ी हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है,
और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। और हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं पार्टिकल्स के बारे में। अभी मैं आपको बता देती हूँ एक कंक्लूड करके। देखो, जो हमारा मैटर है वो 3 होता है, हमने यही पढ़ा अभी। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, और ये गैस होता है। ठीक, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अभी जो सॉलिड होता है ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होता है, मतलब ऐसे एकदम पास पास, इनके बीच में कोई स्पेस होता ही नहीं है, एकदम टाइटली पैक्ड। और जो लिक्विड होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होता है, दूर दूर थोड़ा सा। और जो गैस होता है, इसके तो बहुत ही दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया। ये टाइटली पैक्ड होता है, ये लूजली पैक्ड होता है, और ये तो बहुत ही दूर दूर होता है। ठीक है, तो अब इसके इस फिगर से हम क्या बता पा रहे हैं कि इनकी जो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, फिक्स्ड शेप होती है। और डेफिनेट भी शेप है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा ना, ऐसे तो नहीं कि हमने ऐसे दबाओगे तो वो सर्कल हो जाएगा। तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड एंड डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अभी इसकी बात करोगे तो इसकी क्या होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। एक मिनट, मेरा पेन खत्म हो गया है। इसकी क्या होती है, इंडेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अब इसकी क्या होगी, इसकी भी इंडेफिनेट शेप होगी। जैसे हम लोग बैलून में, मतलब ऐसे पानी भरते हैं ना, बैलून में हवा भरते हैं, तो बैलून को इजीली प्रेस करते हैं तो वो दब जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना हवा के, वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, इसीलिए इनडेफिनेट शेप होती है इसकी भी, मतलब ये कोई भी शेप ले सकता है। अगर आप राउंड बैलून में इसको फिल करोगे तो ये राउंड बैलून की हवा मतलब शेप ले लेगा। अगर आप इसको हार्ट शेप में फिल करोगे तो ये हार्ट शेप की ले लेगा। मतलब जिस भी शेप में फिल करोगे तो इनकी इंडेफिनेट शेप होती है, इनकी कोई शेप नहीं होती है इनके। ठीक है, अब देखो इसके ना, मतलब इनका जो वॉल्यूम है, इसका क्या वॉल्यूम है, इसका तो वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है। और इसका क्या वॉल्यूम होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम फिक्स कैसे होता है। अब देखो 2 लीटर हमने वाटर लिया। ठीक, अब इस 2 लीटर वाटर को या तो आप मतलब इसको किसी बड़े से बर्तन में डालो, भगोने में डाल लो, या फिर इसको किसी बड़ी सी कढ़ाई में डाल लो। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, 2 लीटर इसमें भी है 2 लीटर इसमें भी है, बस शेप चेंज हो गई है। मतलब इसने ऐसे शेप ले लिया और इसमें यहाँ पे ओवल शेप ले लिया। ठीक है, बस शेप चेंज हुई है, वॉल्यूम तो फिक्स ही है, 2 लीटर इसमें भी है 2 लीटर इसमें भी है। ठीक है, अब इस वाले में, गैस वाले में क्या होता है, इसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो फिक्स नहीं होती, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ओके, थर्ड इज, अब देखो हमने अभी फोर्स के बारे में बात की थी। तो इनके जो बीच में फोर्स होता है ना, मतलब जैसे ये एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो हम अभी इसके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल टाइट है। जब तो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, जब तो ये पार्टिकल्स एकदम टाइट है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं पहले। स्पेस तो है ही नहीं इसमें, तो मिनिमम ही लिखना है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस है ही नहीं। और इसके बीच में कैसा स्पेस है, मॉडरेट स्पेस है। इसके पार्टिकल्स के बीच में कैसा, मॉडरेट स्पेस है। और इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, मैक्सिमम स्पेस है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब हम अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसमें सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जब तो ये सॉलिड सॉलिड की शेप में रहता है, मतलब ये अगर रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल ही रहेगा, ये सर्कल नहीं बदलने का। ठीक है, अब इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कैसा है, मैक्सिमम है, एकदम टाइटली पकड़ के रखा हुआ, जब तो ये इस शेप में है। अब इस वाले में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, अब इसके बीच में कैसा होगा, मिनिमम होगा। इन 2 पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ही नहीं है, फोर्स बहुत कम है। ठीक है,
तो मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कैसा है, बहुत कम है। तो ये 4 चीज़ें आप इनको पढ़ लो, यही है जो मैंने आपको अभी 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं इसमें, तो वो यही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको ऐसे सीधा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो रीड कर लिया था, अब हमने इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कॉल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसमें से अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से मैटर हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ना चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, बस यही मैटर है। और जो एक्स्ट्रा जितना भी दिया है इन्होंने, जैसे थॉट हो गया, हेट हो गया, ये क्या है, स्मेल हो गया, ये क्या है, ये मैटर नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको एक रीज़न देना है इस ऑब्जर्वेशन का, कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब एक बहुत ज़्यादा गर्म खाना है, उसकी जो स्मेल है आपको बहुत दूर तक आ रही है, लेकिन एक ठंडा खाना है उसकी स्मेल आपको कहीं नहीं आ रही, तो इसका रीज़न बताना है, ठीक है। अब देखो, the smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है, ठीक है। तो गर्म फूड है तो उसकी जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एयर के पार्टिकल्स से मिक्स होता है और फिर वो पूरे रूम में फैल जाता है, इसलिए हमें दूर तक गर्म खाने की स्मेल आती है कि आज किचन में क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, एक डाइवर है, एक स्विमिंग पूल में वो डाइव करता है, ऐसे स्विमिंग करता है ना, तो वो पानी को काट पा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्यों ऐसा है, कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दिखाता है कि जो पानी है, मतलब पानी लिक्विड है, तो लिक्विड के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, मॉडरेट होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। इस वजह से हम लोग पानी को काट पाते हैं, ठीक। हम सॉलिड को नहीं काट पाएंगे, एक सॉलिड ऐसे रखो, जैसे ये सॉलिड है पेन, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे रखूँ तो ये कटेगा थोड़ी, लेकिन पानी है, पानी का अगर उसमें से बीच में से ऐसे आप उंगली डालने की कोशिश करोगे तो वो कट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, जो मैंने अभी आपको बताई ना वही सारी हैं ये, कि पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। एक तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग होता है, लेकिन स्पेस सब में होता है। हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उनके पास फोर्स भी होगा उनको होल्ड करने के लिए। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, और जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 3 हमने करेक्टरिस्टिक्स करी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना। अब हमारा यहाँ तक ये ख़त्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। आप अपने आसपास जितने भी मैटर है उनको ऑब्जर्व करो और उनके स्टेट्स बताओ। कोई सॉलिड होगा, पानी की बॉटल रखी है तो उसके अंदर जो पानी है वो लिक्विड होगा, और मतलब एयर तो प्रेजेंट है ही रूम में, ठीक है। वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हमने देखा कि हमारे आसपास जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of the matter। ये 3 स्टेट इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें वेरिएशन है, ओके। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, ठीक है। अब हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है सॉलिड स्टेट, ठीक। पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ये कुछ आर्टिकल्स आपको कलेक्ट करने हैं, एक पेन, बुक, एक निडल सुई, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, और एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम?
ठीक है। अब इनके बारे में आपको पढ़ना है, इसमें जो एक्टिविटी करी है उसमें ये सब चीज़ें लेनी है, उनको मतलब पेपर पे रखना है और उनके ना ऐसे से बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी है चारों तरफ। फिर आपको बताना है कि क्या इनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और क्या ये मतलब अगर इन पे मतलब हथौड़ा मारोगे तो क्या ये टूटेंगे, क्या अगर इनको खींचोगे तो क्या ये खिंच जाएंगे, ठीक है, और क्या ये एक दूसरे में क्या डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और क्या अगर हम इसको दबाएंगे कंप्रेस करेंगे तो क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। अब जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो सॉलिड हैं, वो तो हमको सबको पता चल गया, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। हमने ये ऑब्जर्व करा कि उनकी डेफिनेट शेप भी है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है, इन्हें दबा ही नहीं सकता कोई। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, अब इसको मतलब मैं ऐसे रख दूँ तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल ही फोर्स लगा के तोड़ने की कोशिश करूँ तब तो इसकी शेप चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये रिजिड होता है, ये हार्ड होता है। अगर ऐसे देखो, इसको कहीं भी रख लो, ऐसे रख लो तो ये चेंज ही नहीं हो रही है, ऐसी की ऐसी इसकी शेप है, ठीक है। Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape so stretching as it a solid? तुम अब रबर बैंड के बारे में बताओ। रबर बैंड की जो शेप है वो चेंज हो गई, हमने ऐसे खींचा तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो क्या आप बताओ कि वो सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर और सॉल्ट? चीनी और नमक के बारे में क्या कहना है? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? वो मतलब अगर हम चीनी और नमक को किसी भी जार में डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालते हैं, तो वो बर्तन की शेप ले लेता है, ठीक है। तो क्या आप ये भी सॉलिड है? व्हाट अबाउट अ स्पंज? और स्पंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पंज होता है ना वो, मतलब जिसमें ऐसे ऐसे होल होते हैं और वो ऐसा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो फूल जाता है, तो उसको स्पंज कहते हैं। इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। ये सॉलिड होता है तब भी हम इसे दबा पाते हैं, क्यों, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों का हमें जवाब दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पूछी गई हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड्स। ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी ये तीनों सारी की सारी सॉलिड हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर वैन फोर्स एंड रिगेन्स द शेप, सेम शेप वैन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। देखो, एक रबर बैंड है, अगर आप उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन अब आप उसको छोड़ दोगे तो फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी सॉलिड ही है, ठीक है। हमने उस पर फोर्स एक्ट किया था जब ही वो स्ट्रेच हो पाया, वरना वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अब शुगर और सॉल्ट है, उनकी जो शेप है, ये शेप होती है ना इनकी छोटी छोटी छोटी, तो शेप तो फिक्स ही है ना, वॉल्यूम पे फिक्स है, उन्होंने बस जार की शेप ही तो ली थी, तो ये अभी भी सॉलिड ही है, ठीक है। चाहे तुम इसे प्लेट में रखो, जार में रखो, किसी भी बर्तन में रखो, ये सॉलिड ही रहेंगे। अ स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स। एक स्पंज होता है उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, मतलब स्पंज ऐसा होता है उसमें से छेद होता है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी होती है कि मतलब ये अपने अंदर मतलब पानी वानी अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एयर इज ट्रैप्ड, ये जो ऐसे इसमें होल्स होते हैं इसमें ना एयर ट्रैप रहती है, जैसे हम इसको दबाते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंप्रेस करने के एबल होता है। तो ये स्पंज भी क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला इस पूरे कंक्लूजन से कि जो सॉलिड होता है उनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल सॉलिड के अंदर। सॉलिड हैज़ कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी फिर से एक्टिविटी दी है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये चीज़ें लेनी है आपको। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के कंटेनर लेने हैं। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम देयर लेबोरेटरी। जैसे ये है जार है तो इसमें तुम्हें वहाँ पे मार्क कर लेना है 50 ml पे, ठीक है। फिर बोला है व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। क्या होगा कि अगर ये जो लिक्विड है ये फ्लोर पे गिर जाए। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remains the same? 50 ml हमने लिया तो उनको अलग अलग जार में शिफ्ट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये बताना है कि क्या उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम, क्या उनकी शेप है वो सेम रहेगी। व्हेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजिली। क्या मतलब जब तुम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डालोगे तो उसकी जो वो फ्लो की टेंडेंसी है
वो सेम रहेगी, इजीली फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, इन सब के जवाब देने हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ये देखा कि जो लिक्विड होती हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा ना, तो लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, कोई फिक्स्ड, लेकिन उनका फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम होता है। नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। वो जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड फ्लो भी करते हैं और अपनी शेप को चेंज भी करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड। तो ये रिजिड नहीं होते, मतलब ठोस नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, तरल चीज़ें। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ डैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। हमने अभी 1.4 और 1.5 एक्टिविटी करी थी, तो उसमें मतलब हमने देखा कि जो सॉलिड और लिक्विड वो एक आपस में डिफ्यूज़ हो गए। वो हमने की थी ना, वो पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, वो डिफ्यूज़ हो गया था, इंक डाली थी तो वो भी डिफ्यूज़ हो गए थे, घुल गए थे। तो वही एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं ये। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो भी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ईजिली पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर जो है ना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, इसीलिए उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, वरना अगर उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स कैसे जीते। ठीक, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीडेड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस प्लानट पे, उनको मतलब ना सांस लेने के लिए, मतलब जीना पड़ेगा सांस लेने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर ही सांस लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। दस वी कैन कंक्लूड दैट, हम इससे ही कंक्लूड कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये दो सारे के सारे आप मतलब कि लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो हायर है सॉलिड से। This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. ठीक है, जो लिक्विड होता है उसका डिफ्यूजन रेट हाई क्यों है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है कंपेयर टू सॉलिड। ठीक, तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में। ओके, और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए इसी को किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। अपने अंदर गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, और लिक्विड को तो डिसॉल्व कर ही सकते हैं। फिर थर्ड स्टेट आती है गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व द बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। ठीक है, क्या आपने देखा है जो बैलून सेलर होता है, मतलब वो बहुत सारे बैलून्स को फिल करके, और मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा सिलेंडर होता है और उसमें से ये वो गैस को निकाल के बैलून्स को फिल कर रहा होता है। ठीक है, तो तुम उसके पास जाओ, मतलब जाना कभी और उससे इंक्वायर करना, उससे पूछना कि इस एक सिलेंडर से कितने बैलून भर जाएंगे। आस्क हिम हाउ विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और उससे ये भी पूछो कि इस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है। ठीक है, अब एक्टिविटी आई है 1.11। टेक 300 ml सिरिंज। हमें 100 ml सिरिंज लेनी है, ये सिरिंज होती है ना ये। क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर 1.4। ये जो इसकी नोजल है ना, ये इसको हमें ना रबर कॉर्क से कवर कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। पिस्टन को रिमूव करना है सारी सिरिंज में से। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड। एक सिरिंज को अनटच्ड मतलब वैसे टच नहीं करना है। फिल वाटर इन द सेकेंड। दूसरी वाली में पानी भरना है। एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। और तीसरी वाली में क्या भरना है, मतलब चॉक के पीस भरना है। ठीक है, एक सिरिंज में आपको कुछ नहीं भरना, मतलब उसको ऐसे ही छोड़ना है। दूसरी सिरिंज में आपको पानी भरना है। तीसरी सिरिंज में आपको क्या करना है, चॉक के पीस भरने हैं। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। अभी जो पिस्टन है ना, फिर इस पिस्टन को वापस लगा दो। यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम। इसको अंदर इंसर्ट करने से पहले आप चारों तरफ इसमें वैसलिन लगा सकते हैं, जिससे कि ईजिली अंदर स्लाइड हो जाए। ठीक है, फॉर द स्मूथ मूवमेंट। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब जो 3 सिरिंज हमने ली थी ना, एक के अंदर मतलब गैस ही है क्योंकि हमने उसमें कुछ भरा नहीं, और दूसरे के अंदर मतलब क्या भरा था उन्होंने, वाटर, और तीसरे के अंदर हमने चॉक के पीस भरे हैं। तो अब उन्हें ना मतलब इसे दबाने की कोशिश करो। ठीक, वॉट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व करा। इन ईच केस वॉज अ पिस्टन ईजिली पुश्ड इन। क्या हर एक केस में जो पिस्टन है ये ईजिली दब रहा था।
वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, वी हैव ऑब्जर्व्ड डैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब जैसे मतलब हमने 3 पिस्टन थे, 1 2 और 3, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, तो मतलब गैस ही थी, और इसके अंदर हमारा वाटर था, और इसके अंदर क्या था, चौक के पीस थे। तो जैसे ही हमने इसको दबाया तो ये इजिली दब गया, क्योंकि इसके अंदर तो बस गैस ही थी, ठीक है। और सॉलिड में अगर हमने दबाया तो लिक्विड में दबाया तो वो हल्का सा दबा, सॉलिड में मतलब दबा ही नहीं, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है ना जिसमें खाना वाना बनता है, तो उसके अंदर एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर्स दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे भी मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, तो वो जो सिलेंडर होता है ना उसके अंदर मतलब कंप्रेस्ड गैस होती है, मतलब सिलेंडर के अंदर ना गैस को इतना कंप्रेस कर देता है, इतना कंप्रेस कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस को स्टोर किया जा सकता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को सीएनजी कहते हैं, इज़ यूज एज फ्यूल, उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। जितने भी ट्रांसपोर्ट है उनमें सीएनजी यूज़ की जाने लगी है अब। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू द स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके स्टोर किया जा सकता है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril. How does this smell reach us? The particle of the aroma of the food mixed with the particles of the air spread from the kitchen reaches us and even farther away. The smell of the hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to the high speed of the particles and the larger space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस वही है कि जो मतलब हमने मतलब जब खाना बन रहा होता है, जो उसके अरोमा है, उसकी जो खुशबू है वो हर जगह फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जब खुशबू की जो पार्टिकल्स है ना, वो गैस जो एनवायरनमेंट में एयर है उसके साथ मिक्स होता है और फिर वो इवनली हर जगह फैल जाते हैं और मतलब दूर दूर तक जाते हैं। इसलिए तो पता चल पाता है कि पड़ोस वाले घर में आज क्या बन रहा है, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड, मतलब जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल है वो जल्दी सेकेंडों में पहुँच जाएगी, ठीक है। अब इसी स्मेल को हमें कंपेयर करना है किससे, डिफ्यूज़न से, सॉलिड और लिक्विड में जो डिफ्यूज़न हो रहा है उससे, ठीक है। हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्जर स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट। अब देखो जो डिफ्यूज़न है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में है, गैस में फास्ट है, ठीक है। खाना बन रहा है तो एकदम सेकेंडों में तुम्हें स्मेल आ जाएगी कि ये बन रहा है, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ फास्टर इन गैसेज, ठीक। ये देखो गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग रेट फास्टर देन अदर गैसेस। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। जो गैसियस स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत रैंडम स्पीड में मूव करते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं ऐसे, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो कंटेनर की जो वॉल है, जैसे इसके अंदर गैस भरी हुई है तो ये वॉल को ऐसे हिट करते हैं, ठीक है। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ये जो प्रेशर है गैस के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं ना वो फोर्स लगा रहे हैं दीवारों पे, कंटेनर की दीवारों पे। देखो इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो सॉलिड है इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में तो मतलब स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और इसके अंदर देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना ज़्यादा है और फोर्स क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है इनके बीच में, बहुत कम है इसमें, और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाई होता है, मैक्सिमम। स्पेस तो बहुत कम है, इसमें स्पेस मॉडरेट है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फोर्स क्या होता है इसमें कम हो जाता है, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आप कर लेना इनको, ठीक है। ओके तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। 2 स्टेट्स और होती हैं पर वो बुक में नहीं दे रखी हैं तो फिर बताने का भी कोई मतलब नहीं बनता है।
जो फोर्थ स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट होती है और जो फिफ्थ है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी पेज नंबर 96 पे कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉरी पेज नंबर 6 पे कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, तो इनको हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, इन सबको हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इसमें क्वेश्चन है इनको अरेंज करना है, तो हमने अरेंज करा है। अब इसमें ना देखो, जो आयरन है वो सॉलिड है, ठीक है। ये जो आयरन है ये सॉलिड है, तो ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होगी, ठीक। फिर इसीलिए हमने आयरन को यहाँ पे रखा है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे हल्की डेंसिटी किसकी है? एयर की है। फिर जो चिमनी से धुआं निकल रहा है उसके अंदर थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी होंगे, इसलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी ऊपर है। फिर कॉटन है, उसकी डेंसिटी इससे भी ऊपर है। फिर इस कॉटन से भी ज़्यादा डेंसिटी वाटर की होती है, और वाटर से भी ज़्यादा डेंसिटी हनी की होती है, क्योंकि जो हनी है वो थिक होता है थोड़ा सा वाटर के कंपैरिजन में। हनी के बाद है चॉक, और चॉक के बाद जो डेंसिटी सबसे हाई होती है वो आयरन की होती है। आयरन की सबसे हाई डेंसिटी है, ठीक है। हमने ये अरेंज कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है टैबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर की करेक्टरिस्टिक्स है उसको टेबल की फॉर्म में हमें बनाना है, तो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और तो पहला हमने इसमें लिखा है करेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, 3 हमने स्टेट पढ़ी हैं, उन्हीं के बारे में है। सबसे पहले है शेप। जो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती, अगर तुम उसे किसी भी बर्तन में डालोगे वो वही शेप ले लेता है। अगर आप उसको ऐसे गोल बर्तन में डालोगे, कढ़ाई में डालोगे तो कढ़ाई की शेप ले लेगा, गिलास की शेप में डालोगे तो गिलास की शेप ले लेगा, ठीक है। गैस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। फिर सेकेंड है हमारा वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड में फिक्स होता है और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस में कोई फिक्स नहीं होता, ठीक। 2 लीटर दूध अगर हमने लिया है तो वो 2 लीटर ही रहेगा, उसमें कुछ कम बड़ा नहीं होता। फिर है रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, और वो फ्लो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एकदम बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसमें जो लिक्विड है ये बहुत इजीली फ्लो कर देता है, हम लोग उसे ऐसे फेंकेंगे। मान लो कमरे की ये कमरा है, इसके इस कोने से अगर आपने लिक्विड को फेंका तो वो कहीं ना कहीं बहेगा जरूर, इस साइड उस साइड, वो बहने की टेंडेंसी रखता है। लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, और ये रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। गैस में भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और रिजिडिटी बिल्कुल नील होती है ना कि, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है मैक्सिमम होता है, और इसमें सॉलिड से थोड़ा कम होता है, और इसमें तो बहुत ही कम होता है। फिर आता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस की बात करेंगे, स्पेस जैसे एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो इन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, इन स्पेस के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स के बीच में जो है बहुत कम होता है, तो मतलब ये टाइटली पैक्ड होते हैं ऐसे करके, सॉलिड्स में ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है उनके बीच में। और जो गैस होती है वो तो बहुत ही, उनके जो बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं कि वो इजीली दब सकते हैं या नहीं। तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, हम उसे इजीली दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है, और जो फोर्स होता है वो बिल्कुल मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स को एकदम टाइटली होल्ड करके रखता है। अब जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की, उसमें भी थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। अगर आप एक बैलून में गैस भरोगे तो वो ईजिली प्रेस हो सकता है, टायर में हवा भर लो, बैलून में भर लो, तो वो प्रेस ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो ना के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा है। अब इसमें ना सेकंड पार्ट पूछा है इन्होंने, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके बारे में आपको कुछ कमेंट देनी है, कुछ इनके बारे में बताना है। मैं आपको अभी बता देती हूँ। वैसे तो ये सब कुछ सेम ही है जो मैंने अभी बताया है, पर तभी मैं आप लिख के लेके आई हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहला आता है हमारा रिजिडिटी, ठीक है।
द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। रिजिडिटी किसको कहते हैं कि जो सब्सटेंस है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे, अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तब भी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजिडिटी होती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है जब बाहर से कोई फोर्स लगाए, अगर उसकी शेप चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर। अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो और पास आ जाएंगे। अब देखो सॉलिड है, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी इतने पास होते हैं, तो मतलब तुम उन्हें दबाओगे तो अगर उनको उस ऑब्जेक्ट को दबाओगे तो उसके पार्टिकल्स और कितना पास आएंगे। तो इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी किसको कहते हैं? फ्लो को कहते हैं, बहाव को कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी जो टेंडेंसी है फ्लो करने की, उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। ये लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलती है, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। अगर किसी कंटेनर में गैस को भरना है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो रेंडमली पूरे के सारे डायरेक्शन में फिल कर जाते हैं कंटेनर के, ठीक है। फिर आता है शेप। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। जो सॉलिड्स हैं उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है और डेफिनेट शेप होती है, और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जो लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं ये कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, ठीक है। सॉलिड नहीं ले पाता, लेकिन लिक्विड और गैस जो है वो किसी भी कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेंगे। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स के पास एनर्जी है उनके मोशन में, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं ना, अगर हमने किसी भी का स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर आता है डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं कि एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी यही होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाईएस्ट होती है। अभी मैंने आपको बताया भी, जो सॉलिड होती है उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए आयरन जो था फर्स्ट क्वेश्चन में उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजन। ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसके आंसर्स भी वही सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ड। जो गैस को अगर हम किसी भी वेसल में, मतलब किसी भी बर्तन में भरोगे तो वो उस मतलब वो हर जगह से उसको फिल कर देती है। हाँ, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं, तो वो हर डायरेक्शन में जाके फिल हो जाती है। इसीलिए यही कि मतलब इसका जो आप आंसर लिखोगे वो यही कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर आता है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हाँ, जो उसके पार्टिकल्स होता है ना वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो जो गैस, जो जैसे कंटेनर है इसकी जो वॉल है इस पर वो प्रेशर लगाने लगते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर लगाने लगते हैं, ठीक है। थर्ड है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल होती है उसको सॉलिड कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और जो फोर्स होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है। ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है, इसीलिए सॉलिड होता है। नेक्स्ट है वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो इसमें बोला है कि हम लोग ना मतलब हवा में तो ईजिली अपना हाथ ऐसे फैला, मतलब ऐसे कर सकते हैं, लहरा सकते हैं, लेकिन सॉलिड के अगर हम वुडन ब्लॉक लेते हैं तो वो उसमें हाथ नहीं चला सकते। उसके लिए तो मतलब ना कराटे एक्सपर्ट ही चाहिए आपको। वो इसीलिए सेम वही रीज़न आएगा इसके अंदर भी, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए वुडन ब्लॉक को तोड़ने के लिए कराटे एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। और अगर तुम्हें हवा के अंदर ऐसे हाथ चलाना है तो वो तो इजीली कोई भी कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैं लिख के आई हूँ, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो डेंसिटी होती है
वो मतलब कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक। लेकिन हमने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि जो आइस है वो सॉलिड है, लेकिन वो तब भी वाटर पे फ्लोट कर रही होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो आइस का स्ट्रक्चर है ना, भले ही आइस सॉलिड है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो स्ट्रक्चर की वजह से ही आइस फ्लोट कर पाती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है पानी के कंपैरिजन में। आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर की वजह से द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर। जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ना पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ऐसे दूर दूर टाइप। तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। विद लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस, अब इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है, ऐसे होगा आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर, और इसी वजह से जो आइस है वो पानी पे फ्लोट करती है, ठीक है। हमने ये सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना मतलब एक टॉपिक बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। देखो, अब हम जिस चीज़ के बारे